हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ओनली यूपीएससी। ये है आपकी इन्वायरमेंट की क्लास और इस क्लास में हम बात करेंगे कि जो भारत की प्रमुख जनजातियां हैं वो क्या हैं, कैसी हैं, जनजाति उन्हें क्यों कहते हैं, अनुसूचित जनजाति का क्या मतलब होता है। तो पूरी बातचीत हम करेंगे कि क्या होती हैं अनुसूचित जनजातियां और किस प्रदेश में कौन सी जनजाति निवास करती है, उनमें से महत्वपूर्ण जनजातियाँ कौन सी हैं जो आपके परीक्षा में या यूँ कहें कि हर परीक्षा में एक से दो सवाल के रूप में आपके सामने आती हैं। और कई बार आपके लिए संकट की घड़ी तब पैदा हो जाती है जब आपको एक साथ जनजातियों का लिस्ट नहीं मिलता है कि आप उसको कंठस्थ कर लें अपने परीक्षा में, वो एक दो नंबर अपना पक्का कर लें। लेकिन आज का ये वीडियो देखने के बाद में आपके एक दो नंबर हर एग्ज़ाम में पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये आपको हर रोज़ एक ऐसे वीडियो को दिलाएगा जो आपके आने वाले परीक्षाओं में वनडे एग्जाम में, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, बिहार पीसीएस हो या कोई भी एग्जाम हो जहाँ पर जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, आप बहुत ही आसानी से उन परीक्षाओं को हैंडल कर सकते हैं इन वीडियोज़ को देख करके। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर और बात करते हैं भारत में जनजातियों की स्थिति पर। सबसे पहले एक सवाल यूपीएससी ने कुछ दिन पहले पूछा था लिखित परीक्षा में कि अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है। अनुसूचित जनजाति, तो अनुसूचित जनजाति का मतलब क्या होता है, इनको अनुसूचित क्यों कहा जाता है, ठीक है ना। जैसे आप देखते हैं कि जातियाँ बहुत हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, और उसमें अलग अलग आपको, लेकिन दो हैं जिनको अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहा जाता है। तो उनको अनुसूचित कहने के पीछे का रीज़न क्या है, तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि कुछ जातियों को आइडेंटिफाई किया गया है बाय गवर्नमेंट। जब गवर्नमेंट किसी जाति को डिक्लेयर कर देती है कि फला जाति क्या है, अनुसूचित है, फला जो है जाति क्या है, अनुसूचित जनजाति है, ऐसे में उसको एससी या एसटी कहा जाता है। यानी कि उससे पहले कोई और प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो सरकार ने कुछ मानक तय किए हुए हैं जिस आधार पर वो एससी और एसटी को रिकॉग्नाइज करती है, ठीक है ना। तो अब ये कन्फ्यूजन आपका नहीं रहना चाहिए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार यदि आप देखेंगे, जातीय जनगणना है और जो एक नेशनल जनगणना हुआ 2011 में, उसके अनुसार जो जनजातियों की कुल संख्या वो आप यहाँ पर देख सकते हैं 10,42,81,034 थी 2011 में, और जो कि कुल जनसंख्या का 8.6% यानी कि 8.6% है किसका, कुल जनसंख्या का, ठीक है ना। तो यानी कि 10% के आसपास ये हैं और ठीक ठाक संख्या है भाई। अगर 10 करोड़ संख्या, 10 या 10.5 करोड़ के आसपास अगर संख्या, तो इनकी संख्या ठीक ठाक है हमारे समाज में। जिसमें से ग्रामीण की संख्या ज़्यादा है, करीब 11.3%, और जबकि शहरी की संख्या जो है 2.8% है। यानी कि टोटल पॉपुलेशन के बिहाफ पर यदि आप देखेंगे तो जो जनजातियाँ हैं वो जो है शहर में 2.8% निवास करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा यानी कि 11.3% निवास करते हैं। भारत में जनजातियों का लिंगानुपात देखेंगे तो 990 है। कितना है? 990 है, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011, ठीक है ना। जिसमें सर्वाधिक लिंगानुपात गोवा में आपको देखा गया जनजातियों का, जहां पर 1046 है, काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जनजातीय व प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं जो बहुत पिछड़ी हैं अभी, जो हमारे मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाई। हालांकि बहुत सारी जनजातियां ऐसी हैं जो मुख्य धारा में है, जैसे मीणा जनजाति भी आगे हम पढ़ेंगे, राजस्थान की बहुत ही संपन्न जनजाति है, या उत्तराखंड की बहुत सारी जनजातियाँ हैं जो मेन स्ट्रीम में आ चुकी हैं, आपको हर शहरों में मिल जाएंगी। तो जनजातियों का जो लिंगानुपात है ना, हमेशा से बाकी समाज से बेहतर रहा है, क्योंकि मोस्टली जनजातियों में जो महिलाओं की स्थिति है वो अपेक्षाकृत जो और सोसाइटी है वहाँ से बेहतर रही है, ठीक है ना। तो लिंगानुपात जो है टोटल तो 990 है, लेकिन अगर गोवा की बात करें तो वहाँ पर 1046 है। सबसे कम जो है जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा एवं पुडुचेरी में कोई भी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखेंगे कि दिल्ली, चंडीगढ़, और दिल्ली क्या है, यूनियन टेरिटरी है, यूटी है, चंडीगढ़ भी यूटी है आपका, पंजाब एक फुल स्टेट है, हरियाणा फुल स्टेट है, पुडुचेरी आल्सो एक यूटी है। तो यहाँ पर जो है आपको एसटी नहीं पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो 1, 2, 3, 4 और 5 ऐसे स्टेट हैं यूटी और फुल स्टेट मिला करके जहाँ पर कोई भी एसटी समुदाय नहीं पाया जाता है। तो जब कभी विकल्प में आप देखें कि ये आपको दिखे हैं
और आपसे पूछा जा रहा है किसी एसटी के बारे में, तो आपको तो कंफ्यूज नहीं होना है। आप कहेंगे नहीं पंजाब में तो है ही नहीं एसटी, हरियाणा में तो एसटी है ही नहीं, पुडुचेरी में एसटी है ही नहीं, दिल्ली में है ही नहीं, चंडीगढ़ में है ही नहीं, तो कन्फ्यूजन से आप बच सकते हैं। जनजाति क्या हैं और भारत की प्रमुख जनजातियाँ क्या क्या हैं, कौन कौन हैं, उनके बारे में बात करेंगे। जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक क्षेत्र विशेष से जुड़ा होता है और अपने समूह में विवाह करता है, यानी कि वो अपने समूह के बाहर कोई भी संबंध स्थापित नहीं करना चाहते हैं। अपनी मान्यताओं को लेकर के बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा उनका गहरा लगाव होता है। लिंग पर आधारित श्रम विभाजन के अतिरिक्त अन्य श्रम विभाजन नहीं करता है, ठीक है ना, तथा वंशानुगत अथवा अन्य प्रकार की जनजातीय समूहों से प्रभावित होता है। इसके प्रत्येक समूह की अलग अलग भाषा होती है, ठीक है ना, इसके प्रत्येक समूह की अलग अलग भाषा होती है। जनजातीय समूह अपनी संस्कृति और क्षेत्रीय संगठनों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। ये छोटे छोटे समुदाय में होते हैं, यानी कि इनका पूरा कल्चर ही डिफरेंट होता है, एक दूसरे से भी डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं कि केवल जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी उससे डिफरेंट होता है, एक दूसरे में भी एकदम डिफरेंट होता है और उसको लेकर के ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। भारत के संविधान ने इन्हें अनुसूचित जनजाति कहा है, यानी कि इनको किसी सूची बना करके उसमें रखा गया है, इसीलिए इनको शेड्यूल्ड कहा जाता है, ठीक है ना। किंतु भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति को परिभाषित नहीं किया गया है, ठीक है ना। भारत की जो प्रमुख जनजाति हैं उनकी विशेषता क्या क्या देख लेते हैं। तो शीर्ष अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले राज्यों में क्रमशः महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, गुजरात, इसमें जो है अच्छी खासी संख्या में जनजाति पाए जाते हैं, ठीक है ना। जनजाति वाले राज्यों में आपको अगर प्रतिशत के हिसाब से देखेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे लक्षद्वीप, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अब जो कुछ महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। भील जनजाति, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर पाई जाती है, क्या है, इसके बारे में पूरी जानकारी फटाफट देखेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, मैं बता रहा हूँ कि हर एग्जाम में 102 सवाल आपको मिलने वाले हैं। भील शब्द का अर्थ होता है धनुष, क्या होता है, धनुष, जिसकी उत्पत्ति द्रविड़ के बील से हुआ है, ठीक है ना, बील से हुआ है और इसका अर्थ होता है धनुष। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। तो पहला सवाल आपको यहीं से मिल गया, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन है, गलत नहीं करना है परीक्षाओं में, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। यह भारत की एक प्रमुख जनजाति है, क्या है, भारत की प्रमुख जनजाति है और ये जनजाति मुख्यतः राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। तो याद रखना कि कहाँ कहाँ पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ कहाँ पाई जाती है ये जनजाति। आपको राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, यानी कि कई स्टेटों में पाई जाती है, कर्नाटक में, त्रिपुरा में पाई जाती है। भील जनजाति द्रविड़ परिवार की जनजाति, बहुत इंपॉर्टेंट बात है और खासकर जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो थोड़ा इसको ध्यान देंगे। ये द्रविड़ परिवार के हैं, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट बात है। द्रविड़ परिवार का मतलब होता है जो सदर्न इंडिया के लोग हैं उनको द्रविड़ियन कहा जाता है। हम जो नॉर्थ इंडिया के लोग हैं उनके लिए वो तो अलग अलग हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया, द्रविड़ का मतलब ये क्या होता है, दक्षिण, द्रविड़ का मतलब होता है दक्षिण। तो जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो द्रविड़ परिवार में आते हैं। तो जो आपकी भील जनजाति है ये द्रविड़ परिवार की जनजाति है। इनकी भाषा गोंडी है, इनकी भाषा क्या है, गोंडी है, तो ये गोंडी भाषा बोलते हैं। इनके मुख्य देवता कौन है, बूढ़ादेव और दूल्हादेव, बूढ़ादेव और दूल्हादेव इनके मुख्य देवता हैं भीलों के, ठीक है ना। बूढ़ा पेन और जो है एक बूढ़ा पेन, बूढ़ादेव और जो है दूल्हादेव, ये इनके मुख्य देवता हैं। इन जनजातियों का भूत प्रेत और जादू टोना में अत्यधिक विश्वास है। तो इनका जादू टोना और इस भूत प्रेत में ज़्यादा विश्वास है। अगली महत्वपूर्ण जनजाति है आपकी गोंड जनजाति। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जो कि भारत के लगभग 13 राज्यों में निवास करती है। यह जनजातियाँ मुख्य रूप से छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, यानी कि जो पूरा जो दंडकारण्य वाला इलाका है वहाँ पर पाई जाती हैं। इसके अलावा जो आपकी अगली है वो है संथाल जनजाति। संथाल जनजाति के लोग कुशल कृषक एवं उत्तम शिकारी होते हैं। यह भारत में पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। संथाल जनजाति की शारीरिक विशेषता नाटेकद, यानी कि हाइट छोटी होती है एवं चौड़ी होती है, चपटी नाक होती है। और संथाली जनजाति का मुख्य निवास क्षेत्र जो आपको मिलेगा वो नॉर्थ ईस्ट में मिलेगा। कहाँ मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट में, थोड़ा सा जो है आपको नॉर्थ में मिलेगा, जैसे असम में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, बिहार में मिलेगा, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी ये पाई जाती हैं। तो ये नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती हैं संथाली जनजातियाँ।
ठीक है ना। आगे देखेंगे मुंडा जनजाति। तो मुंडा जनजाति की भाषा क्या है, मुंडा है। और मुंडा जनजाति भगवान बिरसा मुंडा को आप ज़रूर उनके बारे में सुनते होंगे, काफ़ी फेमस है, अंग्रेज़ों से उन्होंने लेकर लंबी लड़ाई लड़ी थी। तो यह भाषा जो है वो आस्ट्रिक परिवार की भाषा है, जिसमें वन, पर्वत, पशुपालन संबंधित शब्द अत्यधिक होते हैं। मुंडा जनजाति का प्रमुख त्यौहार सरहुल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप लोग। सरहुल किस जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, तो मुंडा जनजाति का सरहुल प्रमुख त्यौहार है। मुंडा जनजाति का मुख्य रूप से जो है झारखंड में निवास करती हैं। भगवान बिरसा मुंडा, मैंने बताया कि झारखंड के बहुत ही प्रसिद्ध नेता हुए हैं, अंग्रेज़ों से उन्होंने लड़ाई किया, जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन इसका कुछ हिस्सा बिहार और पश्चिम बंगाल में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। आगे देखेंगे बोडो जनजाति। तो बोडो जनजाति मूल रूप से भारत के असम राज्य में निवास करती है। एक बोडो लैंड है पूरा, यानी कि उनका एक पूरा एक अलग क्षेत्र ही है। बोडो लैंड की वो लोग मांग कर रहे थे, हालांकि उस पर समझौता हो गया तो बोडो लैंड की मांग समाप्त हो गई। तो असम में एक जो है क्षेत्र है जहाँ पर बोडो जनजाति पाई जाती है। यह लोग बोडो भाषा ही बोलते हैं, यानी कि इनके जो है नाम पर ही इनकी भाषा है, तो बोडो भाषा ये लोग बोलते हैं, जो कि तिब्बत वर्मा भाषा है। क्या है, तिब्बत वर्मा भाषा के परिवार की एक शाखा है। तो इस प्रकार इसमें आप इस वीडियो में आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण जनजातियां हैं उनके बारे में। अभी बहुत सारी जनजातियां हैं जो अलग अलग प्रदेशों में पाई जाती हैं, तो उनकी कैटेगरी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो अगली क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे कि भारत के अलग अलग प्रदेशों में कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती हैं, सब कुछ कंठस्थ कर लेंगे और हर एग्जाम में आने वाले 1 से 2 सवाल पर अपना मजबूत दावा करेंगे और उससे गलत नहीं करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।